संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की अब भगवंत मान की सरकार से ठन गई है। इसीलिए एसकेएम की तैयारी चंडीगढ़ को सिंधु बॉर्डर बनाने की है। इसके लिए किसान मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब में इकट्ठा हो चुके हैं और यहां से सीधे चंडीगढ़ कूच करने वाले हैं। किसान मोर्चा की इस तैयारी के बाद भगवंत मान सरकार में खलबली मच गई और आनन फानन में किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। किसानों के साथ ये मीटिंग चंडीगढ़ में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं का कहना है कि भगवंत मान ने उनकी जायज मांगे नहीं मानी, इसीलिए अब किसान आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बड़ा संघर्ष शुरू करेंगे। पूरे पंजाब से किसान आज मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब में इकट्ठा होंगे, वहां से चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। असल में पंजाब सरकार ने इस बार किसानों को एक साथ धान की रोपाई न करने का आदेश दिया है। रोपाई के लिए पूरे पंजाब को 4 जोन में बांटा गया है। इसके तहत 18A, 20 और 22 जून को 6 जिलों और बचे 5 जिलों में 24 जून से धान की रोपाई होगी। सरकार ने यह कदम बिजली की कमी दूर करने के लिए उठाया। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वह ऐलान कर चुके हैं कि तय वक्त पर सभी जगह रोपाई होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को धान रोपाई के लिए पर्याप्त बिजली मुहैया करवाने का जिम्मा सरकार का है, वह इसे पूरा करे। इसके अलावा किसान गेहूं पर भी प्रति एकड़ 500 रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान नेता हरविंदर लखोवाल ने कहा कि सभी जिलों और गांवों से हजारों किसान पहले मोहाली में इकट्ठा होंगे, वहां लंगर के बाद चंडीगढ़ कूच करेंगे। लखोवाल ने कहा कि 1 महीने पहले हमारी भगवंत मान से मुलाकात हुई थी। उन्होंने 10 दिन में मांगे मानने का भरोसा दिया था। इसके बाद न तो मांगे मानी गई और न ही मान ने मीटिंग के लिए दोबारा वक्त दिया। इसके बाद हमने 17 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तुष्टीकरण के लिए जानी जाने वाली देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस के नेता भी बनारस के काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दों पर हिंदुओं के पक्ष में हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के बयान से कम यही समझ आता है। हालांकि कांग्रेस के अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम के विचार प्रमोद कृष्णम से बिल्कुल जुदा हैं। लेकिन शिवलिंग मिलने के दावों पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा आस्था और भारत की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है और न्यायालय में विचाराधीन है। मुस्लिम पक्ष को इस पर हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना चाहिए। यही नहीं, प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कुतुब मीनार और ताजमहल को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर ये सवाल है कि शिवलिंग को अब तक क्यों छिपाया गया और किसने छिपाया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा उसे सभी को मानना होगा। कुतुब मीनार और ताजमहल भारत सरकार के अधीन है और किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे। यह विषय भारत सरकार का है, लेकिन हम राष्ट्र और देश के साथ हैं। प्रमोद कृष्णम के साथ मौजूद रहे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राम मंदिर की तरह ज्ञानव्यापी मामले पर भी कोर्ट फैसला लेगा। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बनारस की निचली अदालत द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे में कथित शिवलिंग मिलने के बाद उस स्थान को सील करने के आदेश को षड्यंत्र बताया है। शाहनवाज आलम ने आरोप लगाया कि जिला अदालत का सर्वे का आदेश ही पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ था। शाहनवाज आलम का दावा है कि मस्जिद में वजू करने के लिए बने पुराने फव्वारे के बीच में लगे पत्थर को, जो कालांतर में टूट गया था, को ही टूटा हुआ शिवलिंग बताकर अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के करीब सभी पुरानी और बड़ी मस्जिदों में इस तरह के फव्वारे और इसके बीच में ऐसे ही पत्थर लगे हुए हैं। शाहनवाज आलम ने कहा कि सवाल उठता है कि क्या 1937 और 1942 में ये कथित शिवलिंग, जिसे आज सर्वे टीम खोज निकालने का दावा कर रही है, वहां मौजूद नहीं था, और अगर तब नहीं था तो आज कैसे मिल गया। शाहनवाज आलम ने कहा कि 1937 और 1942 के मुकदमों में किसी शिवलिंग की मौजूदगी अदालत को नहीं दिखी थी। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने कहा कि आज सर्वे के नाम पर शिवलिंग मिलने की अफवाह बनाकर 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बदलने की गैर विधिक कोशिश की जा रही है। बहरहाल, एक तरफ प्रमोद कृष्णम जैसे कांग्रेस नेता इस विवाद पर हिंदुओं के पक्ष में हैं, तो वहीं कांग्रेस की अल्पसंख्यक विंग के नेता अलग राग अलाप रहे हैं। इसीलिए गांधी वाड्रा के सामने तुष्टीकरण और सही का पक्ष लेने की चुनौती जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
योगी सरकार लखनऊ का नाम बदलने की तैयारी में है। असल में जब से सीएम योगी ने एक ट्वीट किया तभी से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर किया जा सकता है। असल में पीएम मोदी के स्वागत में योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। यह ट्वीट अमौसी एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए खींची गई तस्वीर को टैग करते हुए किया गया है। इस ट्वीट के बाद से यह अटकल लगाई जा रही है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के नाम पर किया जा सकता है। वैसे तो सीएम योगी का यह ट्वीट सामान्य सा स्वागत ट्वीट लगता है, तो फिर लखनऊ का नाम बदलने की अटकलों के पीछे वजह क्या है? दरअसल कई लोग इस ट्वीट में सीएम योगी द्वारा लक्ष्मण की पावन नगरी लिखे जाने को इसका संकेत मान रहे हैं। यह अटकल इसीलिए भी लग रही है क्योंकि इससे पहले लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी और लखनपुर करने की मांग कई बार उठ चुकी है। 2017 में यूपी की सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में सबसे पहले मुगलसराय स्टेशन का नाम बदला गया। योगी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अगस्त 2018 में मुगलसराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद योगी कैबिनेट ने मुगलसराय तहसील का नाम भी बदल दिया। योगी कैबिनेट ने तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया। साथ ही योगी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम भी अयोध्या कर दिया। यानी अयोध्या शहर जिस फैजाबाद जिले के अंतर्गत आता था उसका स्वरूप ही बदल दिया गया और पूरे जिले को अयोध्या बना दिया गया। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या लखनऊ से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि लखनऊ को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। लखनऊ से सांसद रहे और पूर्व मंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता लालजी टंडन ने अपनी एक किताब में लखनऊ को लक्ष्मण नगरी बताया है। लखनऊ में लक्ष्मण टीला, लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मण पार्क जैसे कई ऐसे स्थान हैं जो लक्ष्मण के नाम पर हैं। योगी के राज में कुछ रेलवे स्टेशन के नाम भी बदले गए हैं, लेकिन शहरों की डिमांड लिस्ट अभी लंबी है। ऐसे में भविष्य में यूपी के अंदर शहरों के नए नाम देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार बनने के 2 महीने गुजर जाने के बाद राजधानी चंडीगढ़ में लोक मिलनी यानी जनता दरबार सजाया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के हर दावे की तरह यह कार्यक्रम भी खोखला और फर्जी साबित हुआ और इस दौरान भगवंत मान सरकार की पोल एक बार फिर से खुल गई और जमकर हंगामा हुआ। राज्य भर से चंडीगढ़ पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने ही नहीं दिया गया। दरअसल लोग फेसबुक और इंटरनेट मीडिया पर भगवंत मान का मैसेज पढ़कर मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत करवाने के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन पहुंचे थे। लेकिन लोग जब चंडीगढ़ पहुंचे तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। मुख्यमंत्री से मिलने वाले लोगों को कहा गया कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। लोगों ने आरोप लगाए कि लिस्ट कहां बनी, कब बनी, कैसे बनी और किसने बनाई, कुछ नहीं पता। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रोजगार की मांग कर रहे अलग अलग कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न जिलों की गांवों के पंचायत सदस्यों के अलावा पारिवारिक विभागीय समस्याओं से ग्रस्त लोग यहां पहुंचे थे। इस दौरान पंजाब भवन के सामने लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने भी सीएम भगवंत मान के पहले जनता दरबार की जमकर बखिया उधेड़ी। सिद्धू ने कहा कि एक आदमी 3 करोड़ पंजाबियों की मुश्किलें नहीं सुन सकता। सिद्धू ने सवाल उठाया कि एक आदमी के आगे मुद्दे हल करवाने के लिए लोग घंटों का सफर क्यों करें, सरकार उनके घर जाकर क्यों नहीं मुश्किलें सुनती। नवजोत सिंह सिद्धू यहां सीएम भगवंत मान को सीख देने से भी नहीं चुके। उन्होंने कहा कि जनता दरबार तभी कामयाब हो सकता है अगर वो तहसील और सब तहसील स्तर पर हो, जिसमें सरकारी अफसर भी विधायक समेत मौजूद हों। सिद्धू ने कहा कि एक आदमी नहीं बल्कि कलेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड कोशिश से इसमें कामयाबी मिल सकती है। सिद्धू ने कहा कि सरकार को लोगों के घर जाना चाहिए, इससे एनर्जी और समय बचेगा। उन्होंने इसके लिए ई गवर्नेंस को सबसे बेहतर बताया। गौरतलब है कि इससे पहले 5 बार पंजाब के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल भी ऐसी पहलें करते रहे हैं। वो संगत दर्शन के नाम से लोगों की मुश्किलें सुनते थे। हालांकि वो जिला या विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलते थे। इसके अलावा कई बार कस्बों और गांवों में भी अफसरों को बुलाकर लोगों की समस्याएं सुना करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस तरह पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की टीम को दीवार फांदकर घर के अंदर जाना पड़ा था, ठीक वैसा ही उनके बेटे के ठिकानों पर सीबीआई टीम को करना पड़ा। कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। वजह यह कि कार्ति चिदंबरम पर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के बदले 50 लाख रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं।
कार्ति चिदम्बरम पर एक दो नहीं बल्कि 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को आईएनएक्स मीडिया मामले में लेन देन की जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली। पी चिदम्बरम ने कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में मदद की। पंजाब में स्थित तलवंडी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके लिए चीनी मजदूरों को वीजा दिलाया गया था। कार्रवाई के दौरान कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट किया और कहा कि यह सीबीआई की कार्रवाई कितनी बार हुई है, मैं गिनती भी भूल गया हूं, इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। सीबीआई ने 2010 से 2014 के बीच इस मामले में नया केस दर्ज किया है। उसी मामले में आज की कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने तमिलनाडु में 3, मुंबई में 3, पंजाब में 1, कर्नाटक में 1 और उड़ीसा में 1 सहित 9 स्थानों पर तलाशी ली। इसमें ऑफिस और घर भी शामिल हैं। दिल्ली में पी चिदम्बरम के घर का गेट बंद होने के कारण सीबीआई के अधिकारी गेट फांदकर अंदर घुसे। सूत्रों का कहना है कि कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कथित विदेशी निवेश को लेकर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। छापेमारी सुबह 8 बजे शुरू हुई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला साल 2007 का है और आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर सीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। आरोपों के मुताबिक पी चिदम्बरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया हाउस को 350 करोड़ रुपए का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ उन्हें चिदम्बरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वहीं 2018 में भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसील मैक्सिस डील में भी चिदम्बरम आरोपी हैं। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया। मार्च 2018 में इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को दिए बयान में बताया था कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने के लिए उनके और कार्ति चिदम्बरम के बीच 10 लाख अमेरिकी डॉलर की एक डील हुई थी। इसके बाद जुलाई 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीना बोरा हत्याकांड की मुख्य दोषी इंद्राणी को सीबीआई ने केस मामले में मुख्य गवाह बनाने की सहमति दे दी थी। इसके बाद सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया और फिर 16 अक्टूबर को इसी मामले में अरेस्ट किया था। 4 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में देश भर में घमासान मचा हुआ है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिवलिंग की सुरक्षा करने का आदेश दिया। साथ ही मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक भी नहीं लगाई। कोर्ट ने निचली आदेश को निर्देश दिया कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लोगों को नमाज से न रोका जाए। वहीं हर कोई इस मुद्दे को अपने हिसाब से देख रहा है और बयान दे रहा है। ऐसे में हमेशा अपने बयानों से विवादों में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा का भी बयान आया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर मुनव्वर राणा ने बेहद विवादित बयान दिया है और इतना ही नहीं, उन्होंने जज से लेकर मुस्लिम पक्ष तक को गालियां भी सुना दी। सर्वे कराए जाने से नाराज मुनव्वर राणा ने जज के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री होते तो उन्हें अरेस्ट करवा देते। मुनव्वर राणा ने कटाक्ष के अंदाज में कहा कि जज ने जो कह दिया वही सही, वो भगवान से भी बड़े हैं। लेकिन इसके बाद उनकी भाषा बदल गई और वो अपशब्द कहने लगे। राणा ने कहा, जज ने जो बोलना था बोल दिया, जज से बड़ा कोई नहीं है, महादेव छोटे हैं, जज बड़ा है। जब उनसे कहा गया कि अभी कोई फैसला नहीं आया है, एक पक्ष दावा कर रहा है, तो राणा ने जज को गाली देते हुए कहा कि जब एक जज फैसला खराब कर सकता है तो इसके बाद रह क्या जाता है। यदि मैं बादशाह होता, प्रधानमंत्री होता, तो उस जज को अरेस्ट करवा लेता जिन्होंने केस किया है। इस मुल्क को तमाशा बना रहे हैं। किसने आपको हुक्म दिया कि तमाशा बना रहे? एक फव्वारा निकल आया, उसे आप शिवलिंग बता रहे हैं। मुनव्वर राणा से जब कहा गया कि हिंदू पक्ष तो यह भी कह रहा है कि नंदी की मूर्ति लगी है, इसलिए सर्वे की मांग की गई थी, उन्होंने बिफरते हुए कहा हिंदू पक्ष जो कह रहा है वही सही है, और फिर गुस्से में उन्होंने मुस्लिम पक्ष को गाली देते हुए कहा कि वो गलत कह रहा है, खत्म हो गई बात, इसमें मेरा बोलने का क्या। आप हिंदू पक्ष की बात मान लीजिए, उस पर फैसला लीजिए, मेरी तरफ से इजाजत है। गौरतलब है कि कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था। 3 दिन तक चले सर्वे के अंतिम दिन मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह फव्वारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने भीषण गर्मी में मोहाली में पक्का मोर्चा लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। लेकिन दिल्ली जाकर आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल से मिलने का ढेर सारा वक्त है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ कूच किया। उन्होंने मोहाली पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया। फिर किसानों ने आप सरकार को चेतावनी दी कि कल सुबह तक उनकी मांगें मान लें, अन्यथा वो सुबह चंडीगढ़ कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि अगर पंजाब सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी तो वो फिर कोई बैरिकेड नहीं छोड़ेंगे, चाहे पानी की बौछार पड़े या फिर डंडे, वो बिना डरे आगे बढ़ेंगे। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंच गए और वहां उनकी अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात हुई, जबकि किसान उनसे मीटिंग के लिए चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों को सुबह 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन उनसे मीटिंग नहीं की गई और उन्हें धोखा देते हुए मान दिल्ली कूच कर गए। इस पर आप सरकार ने सफाई दी है कि सीएम भगवंत मान का कार्यक्रम पहले से तय था, इस वजह से उनकी किसानों से मीटिंग नहीं हो सकी। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भगवंत मान का कार्यक्रम पहले से तय था तो किसानों को सुबह 11 बजे बुलाया ही क्यों गया था। गौरतलब है कि पंजाब में मान सरकार कई चुनौतियों से जूझ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। पंजाब में हो रहे कत्ल, किसानों की खुदकुशी, ड्रग्स ओवरडोज से मौतों पर विरोधी उन्हें घेर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ज्यादातर चुनावी वादों पर अभी तक सिर्फ ऐलान ही हुआ है। सरकार बने भले ही 2 महीने बीते हों, लेकिन अकाली दल कांग्रेस और भाजपा ने मोर्चा खोला हुआ है। विरोधियों से निपटने के लिए अब दिल्ली में कोई रणनीति बन सकती है। मान सरकार में अभी कैबिनेट विस्तार भी होना है। पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्री बन सकते हैं, हालांकि अभी सिर्फ 11 ही मंत्री बने हैं। ऐसे में अभी 7 मंत्रियों की जगह बाकी है। कई अहम विभाग अभी सीएम ने अपने पास रखे हैं। ऐसे में केजरीवाल और सीएम मान के बीच इस संबंध में भी चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।